तो आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? बचपन कहाँ गुजरा? परिवार कहाँ है? या उसे बताता है कि इस्लाम में आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। वो मुफ्ती उसे डिफाइन करता है और उसे पब्लिक तक पहुंचाता है। इंसानियत के लिए ये काम अच्छा है तो आपको करना है, बुरा है तो आपको रुक जाना है। मैं जब छोटा था, लैंग्वेज सीखने का काफ़ी शौक था। अब हमारी जो मजहबी किताब है कुरान, वो भी अरबी में है। कंप्लीट करने के बाद अब मुंबई में ही जॉब कर रहा हूँ। परिवार में कौन कौन लोग हैं? दादी थी, उनका इंतकाल हो गया। इस मुकाम तक पहुंचने में आपको कितनी मेहनत लगी? बगैर मेहनत तो कुछ भी हासिल नहीं होता। अच्छे दोस्त मिले, अल्लाह के करम से अच्छे माँ बाप मिले। सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? अगर कोई आलिम या मुफ्ती बनता है, शिक्षा, एजुकेशन, ये अलग नहीं है, एक ही है। दो और दो पूरी दुनिया में चार ही हो, कुरान और हदीस। इस्लाम में ये दो चीजें नहीं है। हर चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, तभी बंदा इस्लाम को समझ पाएगा। आई ड्रॉप्स डालने से रोजा टूटता है या नहीं टूटता है? होता क्या है ये फतवा? इबादत। आप अपने मजहब के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। उन्हें यही कहूंगा कि आप एजुकेशन में आगे जाइए। एक होता है व्यक्ति और एक होता है व्यक्तित्व। बाप के साथ या माँ के साथ बिताया समय। नमस्कार, बीबीसी राजस्थान में आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक शख्सियत से मुलाकात लेके आए हैं जो अपने आप में एक मिसाल है बांसवाड़ा के उन बच्चों के लिए जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या उनके कुछ सपने हैं कि अपने समाज के लिए वे कुछ करें। हमारे साथ में अब्दुल कमाल हैं जो बांसवाड़ा के निवासी हैं और पहले मुफ्ती हैं बांसवाड़ा से जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो अब्दुल कमाल जी, आपका स्वागत है बीबीसी राजस्थान में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जो है वो बांसवाड़ा शहर से पहले युवा हैं जो मुफ्ती तक पहुंचे हैं और मुफ्ती का डिग्री आपने हासिल की है। तो पहले तो हमें ये बताइए कि इसका मतलब क्या होता है मुफ्ती का, और ये कितना बड़ा ओहदा है जो हासिल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती इस्लाम में एक टर्म यूज़ होती है। मुफ्ती का मतलब होता है कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पर्सन कि जो इस्लामिक लॉज जितने भी हैं और इस्लामिक मसाइल हैं, इस्लाम के हवाले से यूँ कह लीजिए कि पिन टू प्लान हर चीज़ वो बिल्कुल डिटेल के साथ उसे मालूम होती है। और वो सामने वाले की कंडीशंस को देखते हुए, सामने वाले के अंदाज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए वो उसके लिए कुछ फ़ैसला देता है या उसे बताता है कि इस्लाम में आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। इसी तरह कुरान है, हदीस हैं, इस्लाम की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो मुफ्ती उसे डिफ़ाइन करता है और उसे पब्लिक तक पहुंचाता है और बताता है कि अल्लाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया है, ये काम आपने करना है, और इस काम से रोका है तो इस काम से आपने बच जाना है। सोसाइटी में ये काम फ़ायदा मंद है, ये आपको करना है, और ये काम सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, इससे आपको बचना है। इंसानियत के लिए ये काम अच्छा है तो आपको करना है, बुरा है तो आपको रुक जाना है। तो ये मुफ्ती एक ऐसा, आप यूँ कह लीजिए कि इस्लामिक स्कॉलर होता है कि जो इस्लाम की हर चीज़ से तकरीबन वाकिफ़ होता है। अच्छा, जी। तो ये तो हो गया मुफ्ती जो आप वहाँ तक पहुँचे। तो आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? बचपन कहाँ गुजरा? परिवार कहाँ है? और कैसे आप इस रास्ते की ओर बढ़े, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं जब छोटा था तो स्कूल पढ़ता था, तब मुझे लैंग्वेज सीखने का काफ़ी शौक था। तो आपका परिवार वगैरह सब यहीं पे है? हाँ, मैं लोकल यहीं का हूँ, बांसवाड़ा का ही कौन हूँ। सा इलाका? एरिया मेरा गोरेखिमली, अच्छा। गोरेखिमली एरिया वहाँ का हूँ मैं। तो जब स्कूल पढ़ता था मैं, हम्म। तभी मुझे लैंग्वेज सीखने का काफ़ी शौक था। हम्म। उस वक्त मैंने जापानीज़ लैंग्वेज अच्छा। इसको सीखना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे अरेबिक की तरफ दिमाग गया। अब हमारी जो मजहबी किताब है कुरान, वो भी अरबी में है। तो अरेबिक लैंग्वेज की तरफ मैं आया कि ये कैसे है, इसको कैसे समझा जाता है, इसकी क्या चीज़ें हैं, और सारी बेसिक्स चीज़ें सीखी। अब मेरे जो बड़े अब्बू हैं, यानी ताया, उन्होंने मुझे देखा कि ये अच्छा पढ़ते भी हैं और इनको शौक़ भी है, और मुझे मज़हब की चीज़ें सीखने का भी शुरू से शौक़ था। तो फिर उन्होंने मुझे मदरसे में रख दिया। तो अच्छा। सबसे पहले मैं मोड़ासा, मोड़ासा गुजरात का एक शहर है, वहाँ पर रखा गया मदरसे में। वहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, दीनी पढ़ाई की। वहाँ से शुरुआत करते 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 फिर मैं अहमदाबाद गया, वहाँ पर कुछ पढ़ाई की। फिर अहमदाबाद से मैं मुंबई गया, मुंबई में तकरीबन 1 साल की मेरी पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद वहाँ से हैदराबाद गया, और हैदराबाद में फिर कंप्लीट करने के बाद अब मुंबई में ही जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से? शुरुआत प्रारंभिक शिक्षा? शुरुआत मैंने बताया जैसे मोड़ासा, मोड़ासा से ही नहीं, शुरू मतलब हुई। यहाँ लोकल है। अच्छा, यहाँ तो दीनी पढ़ाई शुरुआत से नहीं हुई है। यहाँ स्कूल में पढ़ा हूँ,
उसके बाद डायरेक्ट फिर दीनी पढ़ाई के लिए मैं मोड़ासा गया तो था। कौन सी क्लास के बाद में फिर आप उसमें चले गए? मैं 7th क्लास में था और 7th क्लास के फ़ौरन बाद फिर मोड़ासा चला गया। मोड़ासा चले गए। जी। तो 7th क्लास तक कहाँ पढ़े? 7th क्लास तक में यहाँ की स्कूल है, मॉडल बेसिक स्कूल है, अच्छा, स्वास्तिक नोबल सेंट्रल स्कूल, ओके, वहाँ पढ़ा हूँ। और उससे पहले मैं पढ़ा था लिटिल फ्लावर स्कूल जो मंडिया में है। अच्छा, लिटिल फ्लावर स्कूल तक मैं वहाँ पर मैंने तकरीबन 4th क्लास तक शायद पढ़ाई की है। हुँ, उसके बाद फिर विश्वकर्मानंद मोहन स्कूल हुँ, आपके पिपली चौक में जो है, हुँ, वहाँ 1 साल पढ़ाई की और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट स्वस्तिक नोबल सेंट्रल स्कूल यहाँ पर आ गया। अच्छा। परिवार में कौन-कौन लोग हैं? परिवार में एक छोटा भाई है, अम्मी हैं, अब्बू हैं और दादी थी, उनका इंतकाल हो गया। तो अब जो वहाँ से आप जो मुफ्ती की डिग्री करने के बाद में आप क्या सोचते हैं कि मतलब इस मुकाम तक पहुँचने में आपको कितनी मेहनत लगी और जो बच्चे आपके साथ रहे, जो आपके मित्र रहे होंगे, परिवार के और भी बच्चे होंगे, क्या उनको इससे जो है प्रेरणा मिल रही है कि वो भी आगे कुछ ऐसा करें? देखिए, मेहनत का जहाँ तक सवाल है, तो बगैर मेहनत तो कुछ भी हासिल नहीं होता, ठीक है? मुफ्ती, आलिम, कारी, हाफिज़ ये भी एक अपनी जगह पे एक मनसब है, एक पोस्ट है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना होती है। जैसे हुँ, एक एक अगर कोई मेडिकल लाइन में जाता है, तो उसे भी मेहनत करना है, बगैर पढ़े तो वो जा ही नहीं सकता। हुँ, या किसी भी लाइन में जाता है, तो ये भी एक लाइन, एक फ़ील्ड है। इसमें भी आने के लिए बंदे को मेहनत करनी होती है, रात-दिन जगना होता है, पढ़ना होता है, उसके बाद फिर उसे एक मकाम मिलता है। और आपने फिर ये भी पूछा है कि दीगर लोगों का जो मुताल्लिक़ीन है, हुँ, उनका क्या साथ रहा? तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का भी सपोर्ट रहा, दीगर मेरे आस-पास के जो मेरे दोस्त वग़ैरह हैं, उनका भी सपोर्ट रहा। अच्छे दोस्त मिले, अल्लाह के करम से अच्छे माँ-बाप मिले और मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि सबने मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल दिया, हौसला दिया, एक अच्छी सोच और समझ का मुझे बनाया और आज मैं इस मकाम पर आया हूँ। तो ये करने के बाद में इस मुकाम तक पहुँचने के बाद में सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? मतलब कि क्या-क्या काम कर सकते हैं? सोर्स ऑफ इनकम इस फील्ड में वैसे तो अगर कोई आलिम या मुफ्ती बनता है, हुँ, ठीक है, तो वो बहुत कुछ करने को कर सकता है, भलाई के काम बहुत सारे हैं उसके लिए, अपनी सोसाइटी के लिए करे, हुँ, इसी तरह अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है वो। लेकिन आप सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो इमामत एक है, हुँ, एक मनसब है नमाज पढ़ाने का, वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इस्लाम में उसको एज ए सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन नहीं करते हैं हम। हुँ, वो एक इबादत वाला काम है, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि पैसा हर एक की ज़रूरत है। ज़रूरत है, तो वो उसकी मजबूरी होती है कि वो वक्त का पैसा ले लेता है, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम यूँ कह लीजिए आपके, वो जो नमाज पढ़ा रहा है उसका पैसा नहीं ले रहा वो, हुँ, बल्कि जो अपना टाइम दे रहा है उस टाइम का पैसा ले रहा है वो। इसी तरह रमज़ान आते हैं, तरावी पढ़ाते हैं, हुँ, वो जो उसने टाइम दिया है उस टाइम का पैसा, या फिर एक मौलाना है, एक आलिम है, एक मुफ्ती है, हुँ, तो वो अपनी किताबें लिखता है, हुँ, पब्लिश कराता है उनको, उसका पैसा ले सकता है वो। इसी तरह किसी को कोई कोर्स करा दिया, इस्लाम में बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। हुँ, आप किसी भी उसके यानी इस्लाम में जब आप ज़िंदगी के किसी मरहले पर जाते हैं, हुँ, जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो इस्लाम के कुछ उसूल हैं कि आपको बिज़नेस ऐसे-ऐसे करना है और ऐसे-ऐसे नहीं करना है, तो वो एक कोर्स बन गया। हुँ, इस तरह के कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, वो आप करा रहे हैं तो उसका आप पैसा ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये कि इस्लाम का जो नॉलेज है, वो बाँटते हैं, उस बाँटने का पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि जो टाइम दिया जाता है, उस टाइम का पैसा लिया जाता है। हुँ। उसकी मेहनत का पैसा वो लेता है, टाइम का पैसा लेता है, लेकिन इबादत का या जो इल्म है, उसका पैसा नहीं लिया जाता। तो जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जी। है, जो मुस्लिम समाज के युवा हैं, बच्चे हैं, हुँ। जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर इस रास्ते पर आते हैं तो उनको कितना फ़ायदा होगा या उनके लिए कितना अच्छा रहने वाला है ये रास्ता जिस रास्ते पे आप चले हैं? फ़ायदा तो यूँ कह लीजिए कि सरापा फ़ायदा ही फ़ायदा है। एज़ ए मुस्लिम मैं अगर बात करूँ, हुँ, तो कितनी खुशनसीबी है उस शख़्स के लिए कि वो अपने मज़हब के बारे में डिटेल से जान रहा है हुँ, और उसे अपने मज़हब की चीज़ें पता है, ठीक है? और फिर वो उस पर अमल भी कर रहा है, प्रैक्टिकली वो उस चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा है, उन चीज़ों को फ़ॉलो हुँ, कर रहा है वो, तो उसके लिए दुनिया में भी फ़ायदा है, हुँ, क्योंकि इस्लाम के कानून वो कानून हैं कि जिनको अगर बंदा सही तरीके से फ़ॉलो करे, हुँ, तो एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार गुज़ार सकता है, सोसाइटी में एक अच्छा फ़र्द बन सकता है वो, हुँ, ठीक है? दुनिया उसकी अच्छी हो गई, मरने के बाद भी उसकी आखिरत संवर जाती है, उसकी आखिरत भी बेहतर होती है। हुँ। तो ये जो एक नॉर्मल शिक्षा प्रणाली है, हुँ, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है या हुँ, जो गवर्नमेंट की शिक्षा प्रणाली है, हुँ। उससे ये शिक्षा प्रणाली कितनी
अलग है और इन दोनों में कितना अंतर है? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हम्म, कॉन्ट्राडिक्टी होती हैं। हम्म। तो ये पढ़ने के बाद में क्या आज के दौर की शिक्षा है उससे तालमेल बिठाया जा सकता है? ये यानी समझ लीजिए कि आपने ऐसी बात की कि इस पे बहुत गुफ्तगू की जा सकती है, एक बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन मैं इसको चंद जुमलों में सम अप करने की कोशिश करूंगा। पहले तो ये कि शिक्षा, एजुकेशन, ये अलग नहीं है, एक ही है। हम्म। ठीक है। दूसरा है कि इंडिया की जो एजुकेशन है उसमें जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान देखेंगे, इंडियन कल्चर बताया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी दूसरी कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ इंडियन कल्चर नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि उस कंट्री का कल्चर पढ़ाया जाएगा। हम्म। ठीक है, ये एक एजुकेशन है, ये इस कंट्री के लिए हो गई। ठीक है, उसकी सोसाइटी की चीज़ें हैं, उस कंट्री के बारे में आपको जानना है, तो ये एक अलग नॉलेज हो गया। लेकिन कुछ नॉलेज वो होते हैं कि जो पूरी दुनिया में सेम है, जैसे साइंस है। हम्म। साइंस को चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे किसी भी उससे कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, लेकिन वो साइंस एक ही रहेगी। हम्म। मैथमेटिक्स है, दो और दो पूरी दुनिया में चार ही होंगे, अलग नहीं हो सकते। इसी तरह इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कॉमन होते हैं, हम्म। कुछ चीज़ें वो होती हैं जो कॉमन होती है, जो हर एक में होती हैं। ठीक है। अब मजहब की पढ़ाई की अगर मैं बात करूं, हम्म। तो मजहब में बेसिकली हमें दो चीज़ों पर फोकस करना होता है, कुरान और हदीस। हम्म। इस्लाम में ये दो चीज़ें मेन हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की गुफ्तगू है, और हदीस ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, उनके उनके बोल हैं। अब वो सारी चीज़ें अरेबिक में हैं, और हम्म। अरेबिक भी कौन सी, पुरानी अरबी, उस हम्म। टाइम की अरबी। तो उस अरेबिक लिटरेचर को समझने के लिए अरेबिक ग्रामर की तरफ आना पड़ता है। तो अरेबिक ग्रामर अपने आप में एक नॉलेज है, उसको पढ़ना है। ठीक है। अब इस्लाम की जो चीज़ें हैं उसको समझने के लिए हमें साइंस भी पढ़नी होती है, साइंस के भी बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए, फिजिक्स हम्म। के भी रूल्स मालूम होने चाहिए, गणित भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। यानी हर चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी बंदा इस्लाम को समझ पाएगा। मिसाल के तौर पर, फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखें कि इस्लाम में विरासत तकसीम होती है, ये हम्म। विरासत एक पूरा चैप्टर है इस्लाम में। हम्म। तो वो तकसीम करेगा, तो उसको डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, एडिशन करना होगा, बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए उसको मैथमेटिक्स आना ज़रूरी है। विदाउट हम्म। मैथमेटिक्स वो इस्लाम के इस विरासत के चैप्टर को सॉल्व ही नहीं कर सकता। हम्म। इसी तरह इस्लाम के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जहाँ पर साइंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक मसला बताऊँ, रोज़ा रखते हैं हम लोग, आई ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है? हम्म। तब इसको साइंटिफिकली देखना होगा, क्या आई ड्रॉप्स हम आँखों में डालते हैं तो वो बदन के किस हिस्से तक जाती है? आँख तक ही रहती है, आगे किसी ऐसी जगह पर जाती है जो उसे मैदे तक ले जाए, पेट तक ले जाए? हम्म। या कोई भी दवाई कान में आप डाल रहे हैं या आँख में डाल रहे हैं, तो अगर साइंटिफिकली ये प्रूफ हो जाता है कि वो दवाई आपके पेट तक जाती है, हम्म। आपके आमाशय में जाती है, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। हम्म। क्योंकि रोज़े की हालत में कोई भी चीज़ आप खा पी नहीं सकते। अब वो चाहे कान से डालो, आँख से डालो, कहीं से भी जा रही, पेट में जा रही है, यानी खाना ही हुआ वो अच्छा। चीज़ पेट में चली गई आपको, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन वही हम्म। चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ हो गया कि नहीं जाती पेट तक, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ऐसे हम्म। बहुत सारे मसाइल हैं जो साइंस पे बेस्ड हैं। हम्म। साइंस किसी चीज़ को ये कर देती है कि ये ऐसा है, फिर उसी पर वो चीज़, उस पर फतवा दिया जाता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो आपने दो बातें करी, एक तो ये जो जी। साइंस वाली दवाई वाली बात करी, हम्म। तो एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई बीमार है या जी। जिसकी रेगुलर कोई दवाइयाँ चल रही हैं, हम्म। शुगर पेशेंट है या बीपी हम्म। पेशेंट है या ऐसा है, तो क्या रोजे के समय में वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता? हाँ, इसमें मैं तफसील से आपको ये बताता हूँ। रोज़ा जब बंदा रखता है, हम्म। अगर बीमारी ऐसी है कि वो कंट्रोल कर सकता है, कोई बड़ी बीमारी जैसे सर दर्द हो गया या हम्म। बुखार है, नॉर्मल है, उससे कोई बंदा मर नहीं जाएगा, अच्छा। तो वहाँ वो रोज़ा रखे। हम्म। ठीक है। लेकिन अगर बीमारी ऐसी है, उसको पता है, हम्म। डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको, अगर आप इस कंडीशन में रोज़ा रखते हैं तो आपको या तो वो बीमारी, आपका मर्ज़ है वो बढ़ जाएगा, या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उससे। ठीक है, या मौत तक आप जा सकते हैं। तो अब ऐसी सूरत में वो रोज़ा ना रखे, जब वो सही हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, उसके बाद वो रोज़े की कज़ा कर ले, बाद में रोज़ा रख ले। तो दूसरा आपने अभी बात की फतवे की, तो जी। अब जो डिग्री आपके पास में है मुफ्ती की जी। जो डिग्री है, तो फतवा आप जारी कर सकते हैं। तो ये कौन सी चीजें होती हैं जिन पे फतवे जारी होते हैं और कितना जरूरी होता है इसको कौम को मानना, या क्यों ये जारी होते हैं, क्या होता है ये? सबसे पहले तो ये कि फतवा जारी करना। ठीक है, अब मैं पहले अपने लिए क्लियर क्लियर कर देता हूँ कि मैं, जैसे आप लोग मुफ्ती मुझे कह रहे हैं, ठीक है, मुफ्ती में भी एक अलग वो होती है, पोस्ट होती है। अच्छा। ठीक है। मैं चूंकि अभी मेरी जो एज है हम्म। और मेरा जो नॉलेज है हम्म। वो लिमिटेड है,
क्योंकि मेरी एज भी कम है, मैंने इतने तजुर्बात नहीं किए नहीं हैं, किया। तो मुझे अभी वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ पे फतवा दे दूँ। क्योंकि आप मुझसे कोई भी मुद्दा लेकर आए, तो मैं अभी इतना मेच्योर नहीं हूँ, मैं तो अभी शादीशुदा ही नहीं हूँ, तो मैं किसी शादीशुदा जोड़े के बारे में कैसे कोई फतवा दे सकता हूँ। मुझे कुछ कंडीशंस ही नहीं पता है, वो चीज़ें नहीं पता है। हाँ, इस्लाम उस बारे में क्या कहता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने फ़िक़्ह के अंदर जो मुफ्ती की एक जो फील्ड होती है, फ़िक़्ह एक इल्म होता है, एक नॉलेज होता है, एक स्टडी होती है, उसमें स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। तो जब ये बंदा करता रहता है, उसको एक्सपीरियंस होता है और फिर किसी माहिर मुफ्ती की सोहबत पाता है, वो उसके साथ में रहता है, तब वो माहिर मुफ्ती जब ओके कर देता है कि फतवा दे सकता है, तो वो फतवा दे सकता है। अच्छा, एक्चुअल में वो मुफ्ती होता है। होता क्या है ये फतवा? फतवा ये होता है कि किसी भी मसले का हल उसमें पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पर इबादत, कि मेरी इबादत में मैं ये कर रहा हूँ, क्या मेरी इबादत सही है या नहीं, या मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैं इसमें इबादत कर सकता हूँ या नहीं, या मुझे इबादत के बारे में जानना है, मैं नमाज कैसे पढ़ूँ, मैं रोज़ा कैसे रखूँ, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उस पर फतवा दे देते हैं। या कोई कंडीशन आ गई कि मैं बीमार हूँ, जैसे आपने भी एक कंडीशन जिक्र की, मैं बीमार हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, तो मैं क्या करूँ, तो उसका सॉल्यूशन बताएगा मुफ्ती कि आप अगर इतने बीमार हो कि नहीं रख सकते तो रोज़ा मत रखो, बाद में उसकी क़ज़ा कर लो, लेकिन अगर हल्की फुल्की बीमारी है तो आपको रखना है। तो ये हर विषय पे जैसे फतवा हर जारी हो विषय जाते हैं, या जैसे ये देवबंद है, बरेलवी है, ये सारी चीजें, ये जो आए दिन कोई ना कोई फतवा जारी होता है, तो ये सही है? कितना सही है, कितना देखिए, आपने मतलब जो नाम जरूरी लिए है? हैं मैं उन पर बात नहीं करूँगा। हम्म फतवे की आपने जो मुझसे बात पूछी, फतवा हर विषय पे, हर सब्जेक्ट पे, जो इंसान जब से पैदा होता है तब से और जब लेकर मरता है, तब तक। तब तक उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी हम्म कंडीशंस आती हैं और बहुत सारे मराहिल आते हैं। हम्म हर मरहले पर उसे, क्योंकि एक मुस्लिम है ना, हाँ। तो उसके लिए बाउंड्रीज़ हैं, उसे इस्लाम फ़ॉलो करना है। जैसे आप अपना मज़हब फ़ॉलो करेंगे, आपके मज़हब ने भी आपको बाउंड्रीज़ दी हैं हम्म कि आपको ये काम करने हैं, आप हम्म अपने मज़हब के खिलाफ नहीं जा सकते। हम्म तो वैसे ही इस्लाम भी एक मज़हब है, उसकी भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उसने एक लाइफ़स्टाइल दिया है, हम्म वो आपको जीना है, उसके मुताबिक जीना है। तो उसके लिए फ़तवा कई जगह पर दिया जाता है कि आपके लिए ये करना जायज़ है, ये करना नाजायज़ है, ठीक है। हम्म फ़तवा कभी भी समझ लीजिए किसी गलत टॉपिक पे नहीं दिया जाता, हम्म फ़तवा हमेशा दिया जाता है तो उन चीज़ों पर दिया जाता है जो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, मुआशरे के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल हो। अब तक आपने जो पढ़ाई की और जी, जो आपने मुस्लिम समाज को देखा, समझा, तो अभी तो आप युवा हैं, आप और भी जी। चीजें देखेंगे आगे जाके, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज किस कंडीशन में है अभी, और उसको कितना उभरने की जरूरत है? मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो बदलाव होनी चाहिए समाज में? समाज में जहाँ तक एजुकेशन की बात करें हम, हम्म या फाइनेंशियल अगर वो आप देखें स्टेट, तो सिर्फ मुस्लिम्स की मैं बात करूं तो एक हद तक तो काफ़ी सही भी है। हम्म एक हद तक ऐसा भी नहीं है कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मुसलमान पीछे हो गए हम्म या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए या बहुत ज़्यादा गुर्बत है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि आप बांसवाड़े से भी बाहर निकलेंगे हम्म या आपकी फ़्लाइट अगर इंडिया से जैसे ही बाहर जाती है, तो आप जब चारों तरफ देखेंगे तो आपको मुस्लिम्स बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े लेवल पर हैं, हम्म ठीक है। तो ये एक शोशा डाल दिया जाता है कि मुस्लिम जो हैं वो एजुकेशन में या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं या पिछड़े हुए हैं। तो वो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, हम्म बल्कि मुस्लिम्स के अलावा दीगर कौमों में भी हैं, हम्म और हम सबको मिलकर अपनी कौम को मजबूत करना है, हम सबका फ़र्ज़ होता है, हम्म ठीक है। अब मैं चूँकि अपनी कौम की बात करूँगा, मुस्लिम्स की बात करूँगा, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप एजुकेशन में आगे जाइए, हम्म दीनी एजुकेशन भी लीजिए, दुनियावी एजुकेशन भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि दीनी एजुकेशन जो है वो दुनियावी एजुकेशन के खिलाफ है, हम्म बल्कि दुनियावी एजुकेशन, दीनी एजुकेशन सेम ही है। बस ये कि कुरान हदीस आपको सीखना है, उसके लिए अरेबिक लैंग्वेज एक अलग से आपको सीखनी होगी। हम्म बाकी जो चीज़ें हैं वो तो वही है, नॉलेज तो स्कूल्स में भी वही पढ़ाया जा रहा है जो हमने मदरसों में पढ़ा है, हम्म कोई ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। और पहले ज़माने में ये एक ही बिल्डिंग होती थी और इस एक ही बिल्डिंग में फिजिक्स भी होती थी, साइंस भी होती थी, नहव व सर्फ भी होती थी और दीगर चीज़ें भी होती थी। बाद में ये फिर धीरे धीरे अलग कर दिया गया कि आपको अगर मजहब की तालीम लेनी है तो अलग, जैसे आपके भी है, मजहब की तालीम अगर लेनी है, पंडित बनना है तो अलग उसमें जाएगा, और हम्म पंडित नहीं बनना है तो वो स्कूल में जाएगा। हम्म वरना पहले ज़माने में ऐसा होता था कि मजहब की तालीम, दुनियावी तालीम एक ही बिल्डिंग में होती थी। हम्म और मजहब की तालीम जो बेसिक्स ऑफ इस्लाम है वो तो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। हम्म तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जितने भी मुसलमान हैं उनको कम से कम बेसिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। हम्म दूसरा है कि आगे वो और पढ़ना चाहते हैं, उनका शौक़ है तो बिल्कुल पढ़ें, हम्म ठीक है, एजुकेशन में आगे जाएँ।
एजुकेशन में आगे जाएं, अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करें, अपने आप को अच्छा करें, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने माशरे के लिए काम करें, फजूल अपना टाइम वेस्ट ना करें, कुछ नई नई सलाहियतें, नई नए हुनर सीखें, स्किल्स डेवलप करें अपने अंदर, और जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ें। एक जगह कैद न रहें, दुनिया बहुत बड़ी है, करने को बहुत सारे काम हैं, बस ये कि माइंडसेट आपका होना चाहिए और करने का जुनून और करने का शौक होना चाहिए। आपने पर्सनैलिटी की बात कही, तो एक होता है व्यक्ति और एक होता है व्यक्तित्व। जैसे अब्दुल कमाल, मुफ्ती अब्दुल कमाल के बारे में लोग जानते हैं, और आपको उस तरीके से जानते होंगे जिस पोस्ट पे आप हैं या जिस पोजीशन पे आप हैं। एक व्यक्तित्व होता है, इंसान का खुद का अपना एक अलग होता है। तो आपका क्या शौक मौज रहता है, किस तरीके से आप समय बिताते हैं, क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या आप करते हैं, सही। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इंसान की प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है। पर्सनल लाइफ तो मैं सारी तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये कि मैं अपना जो रूटीन है वो ये बता सकता हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ, नमाज फज्र है जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करना, और ऑफिस, चूँकि मैं मुंबई में रहता हूँ तो ऑफिस जाना, फिर 9 to 5 ऑफिस टाइम होता है, फिर उसके बाद दोस्तों के साथ रहना होता है, और नमाज़ों का टाइम आता है तो नमाज़ें पढ़ते हैं, और यूँ इस तरह से पूरा रूटीन होता है। ऑफिस वर्क में तकरीबन सारा दिन टाइम चला रहता है। अलग से अगर कोई टाइम बचता है तो उसमें मैं वो काम करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे मैं शायरी कर लेता हूँ, या उसके अलावा मैं कोई किसी टॉपिक पर कोई मकाला, कोई ऐसे लिख दिया, या किसी टॉपिक पर बात की दोस्तों के साथ, या फिर कोई क्रिएटिव चीज़ देख ली, तो इस तरह की चीज़ें कर लेता हूँ। बाकी प्रोफेशनल लाइफ है तो वो तो चलती रहती है। मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए मैं कभी कभी शायरी ही कर लेता हूँ, दोस्तों से बात कर लेता हूँ, और सबसे अच्छा ये कि आप जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, कामों में उलझे हुए हो, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो सबसे अच्छा, आप भी इसको एग्री करेंगे, वो ये कि अपने माँ बाप से बात कर लो। आप माँ बाप से आप बात करें, दुनिया का हर बंदा सेल्फिश हो सकता है, मतलबी हो सकता है, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी मतलबी नहीं होते हैं। बाप के साथ या माँ के साथ बिताया समय, ये बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि वो 5 मिनट जो आप अपने वालिद या वालिदा के पास, अपने माता पिता के पास आपने जो गुजारे हैं, वो 5 मिनट आपकी ऐसी यादगार होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को फ्रेश कर देते हैं। तो अब आखिर में हम बस ये जानना चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है जी। और जो युवा भटक रहे हैं या रास्ता भटक रहे हैं, गलत रास्तों पे चले जाते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जो युवा पीढ़ी जो भटक गई है, जो गलत रास्ते पर है, अपना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाय कर रही है, और न एजुकेशन में आगे बढ़ रही है, ना किसी अच्छे काम की तरफ जा रही है, बल्कि बुरे बुरे लतों में, जैसे तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, या इस तरह की चीज़ों में लग गई हैं, और उनका कोई एम नहीं है, कोई मकसद नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी भी मज़हब से हो, या बांसवाड़े की मैं बात कर रहा हूँ तो अपने बांसवाड़े में जितने भी ऐसे युवा हैं कि जो किसी दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं, तो देखिए, एंजॉय अपनी जगह होता है अपनी लाइफ का, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में एक मकसद भी रखना होता है, आपको ज़िम्मेदार भी बनना होता है। आप जब बड़े होते हैं तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, तो उनके लिए आपको तैयारियाँ करना चाहिए, या अगर उतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं है तो अपने शौक के लिए कुछ कीजिए, या ऐसा काम करके जाइए कि मरने के बाद आपका नाम रहे। आप कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपको अच्छे औसाफ से याद करें। ये ना हो कि यार वो तो ऐसा था, ऐसा था, आपके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स शेयर न किए जाएं, बल्कि आपके जाने के बाद भी आपके बारे में कैसी आपकी छाप छूट जाए कि लोग आपको अच्छा कहें, और आप दुनिया में भी अच्छे बन के रहें तो आखिरत में मरने के बाद भी आपके लिए अच्छाई ही अच्छाई है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे यकीन है कि जो अब्दुल कमाल जी को सुन रहे होंगे, वो युवा भी जो है वो इनसे कुछ न कुछ सबक ज़रूर लेंगे और अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाएँगे कि जो अपने माँ-बाप, परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो आपको ये मुलाकात कैसी लगी? आपको ये बातचीत कैसी लगी? हमें ज़रूर बताएँ। हमारे यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही और कार्यक्रमों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ में और उनसे करेंगे गुफ्तगू उनके जीवन के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।